पढ़ ली है, मैंने बोला था थ्योरेटिकल वाली चीजें रिवाइज करने के लिए। आज कौन सा चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं? दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। चलो चीजें रिकॉल करा देता हूँ भाई, क्या क्या है यार। हम कह रहे हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं इसको डिफॉर्म करने के लिए, जैसे ये मैंने कोई भी एक ऑब्जेक्ट लिया, मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं ताकि ये डिफॉर्म हो जाए, इसका शेप साइज वगैरह चेंज हो जाए, तो इसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, जो वापस से क्या करने की कोशिश करेगा, इसको अपने ओरिजिनल शेप और साइज पे रीगेन करने की कोशिश करेगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, जो वापस से शेप और साइज को रीगेन करने की कोशिश करेगा? इलास्टिक। इलास्टिसिटी। अब यार अगर हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं, मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया कुछ अप्लाई कर रहे हैं, तो मतलब हमारे पास आएगा एक टर्म स्ट्रेस। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्ट्रेस? डायरेक्टली इसकी बात करो सर भाई, व्हाट इज द फोर्स फॉर्मूला पर फॉर यूनिट। स्ट्रेस? सर फोर्स पर यूनिट एरिया। वेरी गुड, स्ट्रेस का फॉर्मूला हो गया हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन यार अगर मैं प्रेशर का फॉर्मूला चेक करूं तो प्रेशर का फॉर्मूला भी सेम होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फिर क्या डिफरेंस है प्रेशर और स्ट्रेस में? यूनिट भी सेम है दोनों की, लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंस है, ये दोनों सेम ही है। सर सेम है। यार दोनों में डिफरेंस है। हालांकि अगर न्यूमेरिक वैल्यू देखोगे तो न्यूमेरिक वैल्यू दोनों में सेम आ रही है, लेकिन दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग है, कॉन्सेप्ट ही अलग अलग है। प्रेशर में क्या हो रहा है यार, सपोज मैं इस ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगा रहा हूं इस साइड, ताकि इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाए। तो ये फोर्स मैंने लगाया है टू डिफॉर्म इट। ये एक्सटर्नल फोर्स किस लिए लगाया है मैंने? इसको डिफॉर्म कराने के लिए। लेकिन जब भी कोई ऑब्जेक्ट डिफॉर्म होता है तो उसकी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी की वजह से इस ऑब्जेक्ट के अंदर इक्वल एंड अपोजिट एक रीस्टोरिंग फोर्स लगने लग जाता है। रीस्टोरिंग फोर्स, ताकि ये अपने ओरिजिनल शेप और साइज में रिगेन है। तो स्ट्रेस के अंदर याद रखना हमारे पास रीस्टोरिंग फोर्स आता है, वेरस प्रेशर के अंदर हमारे पास डिफॉर्मिंग फोर्स आता है। क्या दोनों में डिफरेंस क्लियर है? यस सर। हालांकि बहुत रेयरली ही कोई क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिसमें आप दोनों का डिफरेंस अच्छे से क्लियर कर पाओगे। लेकिन बस यही चीज याद रखना यार, स्ट्रेस में होता है हमारे पास रीस्टोरिंग फोर्स। अब स्ट्रेस हमारे पास यार तीन टाइप के होंगे, क्योंकि हम तीन चीजें कर सकते हैं किसी भी एक ऑब्जेक्ट के साथ। जैसे सबसे पहला आएगा हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब कि यार हम क्या करना चाह रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट की लेंथ को चेंज कराना चाह रहे हैं। तो टेंसाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला सबके लिए ही वही सेम है, फोर्स पर यूनिट एरिया। सिमिलरली अगर मैं बात करूं दूसरा स्ट्रेस कौन सा हो जाएगा भैया? दूसरा स्ट्रेस, शेयरिंग। हाँ बताओ तन्वी, दूसरा कौन सा बता रहे हो आप? सर शेयरिंग और टेंजेंशियल। शेयरिंग या टेंजेंशियल स्ट्रेस, बिल्कुल सही। शेयरिंग या टेंजेंशियल स्ट्रेस में क्या हो रहा है यार, शेयरिंग और टेंजेंशियल स्ट्रेस में बेसिकली हम ऑब्जेक्ट की लेंथ वगैरह चेंज नहीं करा रहे हैं, हम सिर्फ क्या करा रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट की शेप चेंज करा रहे हैं, चेंज इन शेप। और इस केस में हम जो भी फोर्स लगाते हैं वो ऑब्जेक्ट के टेंजेंशियल लगाते हैं। जैसे अगर मैं इधर फोर्स लगाऊं ऑब्जेक्ट के सरफेस के बिल्कुल टेंजेंशियल, तो उस केस में क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट की शेप चेंज हो जाएगी। जैसे अगर ये थोड़ा सा सॉफ्ट मटेरियल का होगा तो इसकी शेप कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास शेयरिंग स्ट्रेस। सिमिलरली थर्ड वाला बताओ, थर्ड वाला और कौन सा होगा? वॉल्यूमेट्रिक। एक होगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का मतलब यार कि ये हमारा पूरा चेंज इन वॉल्यूम लगेगा। तो मतलब ये क्या होगा, ये कंप्रेसिव स्ट्रेस भी कहा सकते हो इसको, और ये हर तरफ से लगेगा। क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। डन। एक लास्ट, जिसको हम बेसिकली कहते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस, इसको भी एक तरीके से यही कह सकते हो कि इस कंप्रेसिव स्ट्रेस में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं यार, ऑब्जेक्ट की लेंथ चेंज कर रहे हैं। अब की बार इंक्रीज नहीं करा रहे, क्या करा रहे हैं, डिक्रीज करा रहे हैं। तो टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस कुछ बुक्स में सेम कैटेगरी में गिवन है, कुछ बुक्स में अलग कैटेगरी में गिवन है। तो भैया इसमें मतलब कंफ्यूज मत होना। टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस का मतलब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, लेंथ में चेंजेस ला रहे हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस मतलब पूरे वॉल्यूम में चेंजेस ला रहे हैं। पहले यहां तक चेक करो, यहां तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। डन। मेन इन दोनों में डिफरेंस रखना, क्योंकि जो न्यूमेरिकल आएगा वो ज्यादातर इन दोनों पे आएगा। डिफरेंस इन दोनों में क्या है भैया, याद रखना टेंसाइल स्ट्रेस के केस में फोर्स कैसा लगना चाहिए,
परपेंडिकुलर टू द एरिया लगना चाहिए, जैसे मैंने ये वाला फोर्स लगाया है। वेयरएज शेयरिंग स्ट्रेस के अंदर क्या होना चाहिए, हमारा फोर्स Tangential. टेंजेंशियल लगना चाहिए। बस इस चीज को ध्यान देना, इसी पे सारा मेन कॉन्सेप्ट बेस्ड है। जल्दी Done, बताते sir. जाओ, ये कंप्लीटेड है तो आगे बढ़ूं। Yes, sir. चलो डन, आगे बढ़ते हैं। यार अब आगे क्या नेक्स्ट चीज है कि हमने स्ट्रेस वगैरह लगा दिया, हो गया। लेकिन अब इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी बेसिकली डिपेंड किस पे करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, या इलास्टिसिटी की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी। जैसे एक एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है कि कौन सी चीज ज्यादा इलास्टिक है, रबर या फिर स्टील। The steel. इसका एक्सप्लेनेशन दो, क्यों स्टील ज्यादा सर इलास्टिक क्यों है। सर क्योंकि इलास्टिसिटी का मतलब ये नहीं होता कि कौन सी चीज जल्दी खिंच जाती है, उसका मतलब ये होता है कि कौन सी बॉडी जब हम उस पर डिफॉर्म फोर्स लगाएंगे और उसकी अप टू द इलास्टिक लिमिट लगाएंगे तो वो जल्दी कौन सी अपनी ओरिजिनल स्टेज में आ जाएगी, तो स्टील आ जाएगी, इसलिए इसका ज्यादा होगा। और दूसरा रीजन ये है कि यंग्स मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी इज मोर फॉर द स्टील देन रबर। बिल्कुल 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 सही यार तन्वी। तो यार याद रखो, इलास्टिसिटी की डेफिनेशन क्या है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगाएं और वो डिफॉर्म ना हो, तो उस केस में वो मटेरियल ज्यादा इलास्टिक होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आयरन और एल्यूमिनियम इनमें कंपैरिजन करूं, मैं दोनों पे सेम फोर्स लगा रहा हूं, कौन जल्दी डिफॉर्म हो जाएगा और कौन मुश्किल से डिफॉर्म होगा। डेफिनेटली हमें पता है एल्यूमिनियम जल्दी से डिफॉर्म हो जाता है, वेयरएज आयरन जल्दी से डिफॉर्म नहीं होता। तो किसकी कैपेसिटी, बेरिंग कैपेसिटी ज्यादा है डिफॉर्मिंग फोर्स बेयर करने की, आयरन की। तो हम कहेंगे भैया आयरन ज्यादा इलास्टिक है इन कंपैरिजन टू एल्यूमिनियम। सेम चीज अगर मैं रबर और स्टील पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहा हूं, तो रबर पे तो थोड़ा सा डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते ही वो डिफॉर्म हो जाएगा। हालांकि वो अपनी शेप और साइज रिगेन कर लेगा, लेकिन वो बहुत जल्दी डिफॉर्म भी हो जाएगा। इलास्टिसिटी का मतलब है जो जितना ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स बेयर कर सके। तो इस केस में ज्यादा इलास्टिक कौन होगा, स्टील होगा। और जनरली हम कहते हैं कि स्टील हमारा सबसे ज्यादा इलास्टिक मटेरियल है, आइडियल मटेरियल की तरह कंपेयर करते हैं। सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी हम किसकी मानेंगे, स्टील की। बाकी एक और तरीका है इलास्टिसिटी मेजर करने का, दैट इज यंग मॉडुलस, अभी थोड़ी देर में उस पे भी आते हैं। आ जाओ नेक्स्ट पे। यार अब मैंने इस पे फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ चेंजेस आए हैं उसकी शेप में, कॉन्फ़िगरेशन में। तो जो चेंजेस आए हैं उसको अब हम क्या नाम देंगे, उसको हम नाम देंगे स्ट्रेन। तो वही स्ट्रेन कितने टाइप के हैं, जितने टाइप के स्ट्रेस हैं उतने टाइप के स्ट्रेन है। सबसे पहला स्ट्रेन कौन सा स्ट्रेन होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या टेंसाइल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मतलब क्या होगा यार, इसके अंदर हमने क्या चेंज कराया है, चेंज इन एक्सेलेंट। लेंथ कराया है। तो स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला आ गया डेल्टा एल बाय एल। ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, तो याद रखना यार स्ट्रेन हमारे पास यूनिट लेस एज वेल एज डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, ना कोई यूनिट है। सिमिलरली दूसरा हो जाएगा हमारे पास शेयरिंग स्ट्रेन। मेरे को बताओ शेयरिंग स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या लिखूं। भाई क्या बात है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है, सिर्फ एक तन्वी ही रिस्पॉन्ड कर रही है अब। भाई शेयरिंग स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होना चाहिए। सर एक्स बाय एल। भैया एक्स बाय एल मतलब बिल्कुल सही। यार हमने टेंजेंशियल फोर्स लगाया था और ये स्लाइड, ये जो ऊपर की साइड है, सरफेस है, वो थोड़ा सा शिफ्ट कर गया है। कितने एंगल पे शिफ्ट किया है, tan थीटा। स्ट्रेन याद रखना, शेयरिंग स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है tan थीटा। tan थीटा मतलब ये परपेंडिकुलर, इसको x से डिनोट कर देंगे, डिवाइडेड बाय ये दोनों के साइड के बीच का लेंथ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा x बाय एल। और बचा लास्ट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब क्या हो जाएगा यार, डेल्टा वी बाय वी। वेरी गुड, डेल्टा वी बाय वी। अब हम क्या करेंगे, यार हमने वर्क एनर्जी पावर में एक तरीके से हुक्स लॉ पढ़ा हुआ है। क्या होता है हुक्स लॉ, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग भैया हमारा जो भी रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, वो डायरेक्टली डिफॉर्मिंग फोर्स। डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है, कि कितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट आप उसकी मीन पोजीशन से कर रहे हो। जैसे स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के माइनस के एक्स। एक्स। माइनस का मतलब ये रिस्टोरिंग है, और आप जितना ज्यादा स्प्रिंग को स्ट्रेच करोगे उतना ज्यादा स्प्रिंग फोर्स बढ़ता चले जाएगा। तो इधर भी वही हो रहा है यार, रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया क्या बन जाएगा, ये स्ट्रेस। एक्स बाय लेंथ ये क्या बन जाएगा,
स्ट्रेन। तो हुक्स लॉ ने यही कह दिया कि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन हमारा क्या बनेगा, एक प्रोपोर्शनैलिटी में आएगा। तो अगर मैं स्ट्रेस बाय स्ट्रेन कैलकुलेट करूं तो ये हमें क्या चीज देगा, एक कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट। इलास्टिसिटी। वेरी गुड, एक कांस्टेंट देगा जिसको हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। एक बार प्लीज सब लोग यहां तक चेक करके बताओ यार, यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या, कुछ रिपीट करना है? नो सर। भाई बाकी लोग किसी के लिए कुछ रिपीट करना है? चलो भैया, एल्स देख रहे हैं भैया कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है। चलो, तो यार अगर हमारे पास स्ट्रेस और स्ट्रेन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट आ रहा है, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों ही तीन टाइप्स के होते हैं। तो याद रखो यार, ये कांस्टेंट भी हमारे पास तीन टाइप के आएंगे। सबसे पहला आएगा हमारे पास यंग मॉडुलस, और याद रखना क्वेश्चन इसी पे आएगा, यंग मॉडुलस पे ही क्वेश्चंस बनते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा यार यंग मॉडुलस का, स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला डेल्टा एल बाय एल, तो एफ एल बाय एरिया इंटू डेल्टा एल। सिमिलरली दूसरा हमारे पास हो जाता है शेयरिंग मॉडुलस, या शेयरिंग मॉडुलस का दूसरा नाम क्या होता है? सर टेंजेंशियल वाला। बिल्कुल, शेयरिंग मॉडुलस को हम किससे डिनोट करेंगे यार? और एक लास्ट लिख देता हूं, एक लास्ट होता है बल्क मॉडुलस। सर शेयरिंग को ईटा से और बल्क मॉड्यूल्स को। बिल्कुल, तो याद रखो शेयरिंग मॉडुलस का दूसरा नाम ये भी होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। बताता हूं क्यों, अभी समझ में आ जाएगा। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी डिनोट करते हैं ईटा से, फॉर्मूला फिर से वही, टेंजेंशियल स्ट्रेस बाय टेंजेंशियल स्ट्रेन। और बचा लास्ट बल्क मॉडुलस, जिसको डिनोट करेंगे बीटा से, दैट इज इक्वल्स टू एफ बाय ए इंटू डेल्टा वी बाय वी। अब सुनो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्यों कहा गया है यार, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ रिजिड ऑब्जेक्ट? रिजिड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपसे बोलूं कोई भी एक बॉडी रिजिड बॉडी है, इसका मतलब क्या होगा रिजिड बॉडी का? सर कि ये अपनी इजीली शेप चेंज नहीं करेगा, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई बिल्कुल, करेगा। रिजिड बॉडी का मतलब है कि जो अपनी शेप चेंज ना करे इजीली। तो यार इसलिए हमारा जो शेयरिंग मॉडुलस है उसमें भी तो शेप चेंज ही डील करती है, इसलिए शेयरिंग मॉडुलस को हम क्या कहेंगे, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और शेयरिंग मॉडुलस से ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट का नेचर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स के लिए एप्लीकेबल है, वेयर एज फ्लूइड्स के लिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्लूइड्स के ऊपर जैसे ही आप टेंजेंशियल फोर्स लगाओगे, हमारा फ्लूइड क्या करने लग जाएगा, हमारा फ्लूइड फ्लो करने लग जाएगा। तो अगर हमारा फ्लूइड फ्लो करने लग गया तो इसके लिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कितना बन जाएगा? सर 1। नहीं, इसके लिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जीरो बन जाएगा ना, क्योंकि विथस्टैंड ही नहीं कर पाया। यस सर, यस सर। देखो इस तरीके से एक और चीज समझो, एक और चीज समझो। सपोज मैं कह रहा हूं ये लिक्विड की लेयर्स है, ठीक है, ये लिक्विड की लेयर्स है। आपने क्या किया, लिक्विड की लेयर के ऊपर कोई एक टेंजेंशियल फोर्स लगा दिया। जैसे ही आप लिक्विड के ऊपर टेंजेंशियल फोर्स लगाओगे भैया, ये लिक्विड हमारा फ्लो करने लग जाएगा। यही तो फ्लूइड की खासियत होती है कि वो फ्लो करने लग जाता है। तो अगर ये फ्लो करने लग गया तो भैया इसके अंदर स्ट्रेन, स्ट्रेन कितना आ गया, ये फ्लो करने लग गया है तो स्ट्रेन ऑलमोस्ट इनफाइनाइट आ गया। यस सर। क्योंकि स्ट्रेन का मतलब यही तो था चेंज इन शेप, इधर तो पूरा शेप ही चेंज हो गया, फ्लो करने लग गया है वो, स्ट्रेन इनफाइनाइट आ गया। तो अगर स्ट्रेन इनफाइनाइट आ गया है तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फिर कितना आ जाएगा, 0। जीरो आ जाएगा। तो ये चीज याद रखना, इस पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आता है कि व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ अ लिक्विड या फॉर अ फ्लूइड। तो याद रखना मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फॉर अ फ्लूइड इज जीरो बिकॉज इट फ्लोज व्हेन टेंजेंशियल फोर्स इज अप्लाइड। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स के लिए ही एप्लीकेबल है। भैया डन डन डन? डन सर। यस सर। चलो बढ़िया, यहां तक भी नोट डाउन करो, बस एक दो फॉर्मूले और बचे हैं। डन सर। डन। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और क्या आ जाता है भाई, अगर आपने ध्यान दिया हो, अगर मैं यंग मॉडुलस लिख रहा हूं, जनरली यंग मॉडुलस पे ही होता है ये, यंग मॉडुलस इज इक्वल्स टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अगर दो क्वांटिटीज डिवाइड हो रही है और ये दो क्वांटिटीज को मैं ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मतलब वाई एक्सिस पे मैंने रिप्रेजेंट किया है स्ट्रेस और एक्स एक्सिस पे मैंने रिप्रेजेंट किया है स्ट्रेन,
तो भैया इस ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा? इस ग्राफ का स्लोप हमें यंग मॉडुलस देगा। तो कभी कभी क्वेश्चन पता है इस तरीके से भी आ जाएगा कि भैया मैंने दो मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ किया है। जैसे ये एक मटेरियल है ए, ये एक मटेरियल है बी। दो अलग अलग मटेरियल के लिए मैंने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ किया है। तो आप मेरे को बताओ कौन सा मटेरियल ज्यादा स्ट्रांग है, कौन सा मटेरियल ज्यादा इलास्टिक है? तो क्या बोलोगे आंसर इसका? सर बी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आप चेक करोगे कि यार स्लोप किसका ज्यादा है। तो मेरे को बताओ किसका है स्लोप ज्यादा, ए का या बी का? बी। स्लोप का मतलब एंगल होता है कौन ज्यादा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, कौन ज्यादा ए। इंक्लाइंड है। तो हमारा स्लोप ए का ज्यादा है इन कंपैरिजन टू बी। तो आप लिखोगे कि भैया स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व गिव्स द वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस। तो यंग मॉडुलस ए का ज्यादा हो गया इन कंपैरिजन टू बी। तो मेरे को बताओ ज्यादा इलास्टिक कौन हुआ, ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन हुआ? ए। ए हुआ। सबको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है? इस पे डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है, तो भैया इसको ध्यान देना। डन डन सर। सर। डन। डन। चलो भैया बहुत बढ़िया। दूसरा कॉन्सेप्ट समझो इसमें। यार हमें पता है स्ट्रेन इज इक्वल्स टू डेल्टा एल बाय एल। और अगर आपको याद हो मैंने हीट चैप्टर में पढ़ाया हुआ है कि अगर हम किसी भी मटेरियल को हीट सप्लाई कर रहे हैं, जैसे सपोज ये दोनों के दोनों सेम रॉड है। सेम रॉड का मतलब सेम मटेरियल ले रहा हूं मैं, बस दोनों की लेंथ अलग अलग ले रहा हूं। ठीक है, ये मैंने दो सपोज आयरन रॉड ली है, रॉड वन रॉड टू। दोनों को सेम टेम्परेचर पे हीट कर रहा हूं। तो मेरे को बताओ कौन सी रॉड ज्यादा एक्सपैंड करेगी, रॉड वन या रॉड टू? सर रॉड वन। तो याद रखो हमने फॉर्मूला क्या किया हुआ है, एल लेंथ एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज इक्वल्स टू एल नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। मतलब एल टी लेंथ एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इनिशियल लेंथ पे डिपेंड करती है या नहीं करती? भैया वो करती है। इनिशियल लेंथ पे डिपेंड करती है। जब मैंने आपको हीट चैप्टर पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बोला था यार जिसकी लेंथ ज्यादा है मतलब उसमें मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं। और हीट करने का मतलब क्या होता है, हर एक मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज करना। आपको याद है ये क्वेश्चंस? जैसे मैंने रिंग का क्वेश्चन लिया था कि हर एक चीज का गैप बढ़ जाएगा। तो रॉड टू के अंदर ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, तो अगर मैं इसको हीट करूंगा तो हर एक मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो भैया अब किसकी लेंथ में ज्यादा चेंजेस आएंगे? तो भैया याद रखना सेकंड वाली रॉड के अंदर ज्यादा चेंजेस आएंगे। क्यों? क्योंकि डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ये चीज याद रखना। डेल्टा एल किसके प्रोपोर्शनल होता है? एल के प्रोपोर्शनल होता है। ये चीज हमने पढ़ी हीट में। अब यही सेम चीज यहां पे भी अप्लाई कर देना। अगर क्वेश्चन ये कहे कि मेरे पास दो अलग अलग रॉड है और मैंने दोनों पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया है, तो भैया बताओ किसमें ज्यादा डिफॉर्मेशन आएगा, किसमें ज्यादा स्ट्रेन आएगा? तो आप यही कहोगे कि डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। तो सेकेंड वाली रॉड में ज्यादा स्ट्रेन आएगा। क्या क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। यस सर। डन। तो मैं ये सब चीजें इरेज कर रहा हूं, मैं सीधे सीधे मुद्दे की बात लिख रहा हूं। मेन कॉन्सेप्ट क्या है भैया, याद रखना डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। अब चाहे मैं इस पे टेम्परेचर से इंक्रीज कराऊं चाहे फोर्स लगा के इंक्रीज कराऊं, और एक्चुअल में एग्जैक्ट आंसर होता है कि डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए। मतलब हम इसमें एरिया भी कंसिडर कर लेते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। डन सर। डन। बढ़िया। तो बस यार अब एक बची है लास्ट चीज। लास्ट चीज क्या बची है जो सबसे ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्ट्रेच्ड वायर। भाई पोटेंशियल एनर्जी कब कब एग्जिस्ट करती है? मैंने आपको बताया हुआ पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए एप्लीकेबल होती है। अब कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से हैं? भैया तीन कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ते हैं हम। एक होता है इलास्टिक फोर्स, दूसरा होता है ग्रेविटेशन फोर्स, और तीसरा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो बहुत सीधी सी सिंपल सी बात है कि अगर मैं ये एक रॉड या कोई एक वायर ले रहा हूं और इसको स्ट्रेच कर रहा हूं, तो भैया हर एक मॉलिक्यूल्स के बीच का गैप इंक्रीज हो रहा है। मतलब इलास्टिक फोर्स एक्ट होना शुरू हो रहा है, इसलिए तो रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है इसके अंदर।
तो यार इसकी वजह से क्या होगा, एक पोटेंशियल एनर्जी गेन हो जाएगी इस वायर के अंदर। तो वो पोटेंशियल एनर्जी गेन इन दिस वायर, उसका फॉर्मूला बताओ, उसका फॉर्मूला क्या किसी को याद है, क्या फॉर्मूला होगा पोटेंशियल एनर्जी गेन इन दी वायर? सर डायरेक्ट फॉर्मूला पता है कि जैसे हाँ डायरेक्ट फॉर्मूला बताना है। हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम। वेरी गुड, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम, ये चीज याद रखना। लेकिन मोस्टली क्वेश्चन आपसे पूछेगा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो सीधा सीधा फॉर्मूला याद रखना, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। दोनों ही फॉर्मूले याद रखने हैं। अब क्या होगा, कंफ्यूज मत होना, काफी बुक्स में क्या कर रखा है, इस फॉर्मूले को अलग अलग वे में रिप्रेजेंट कर रखा है। भाई कर सकते हैं, जैसे यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो आप मेरे को बताओ स्ट्रेस को क्या लिख सकता हूं मैं, यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन भी तो लिख सकता हूं। तो यस सर। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, इसको कैपिटल यू से। तो भैया इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हाफ इंटू यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, क्योंकि स्ट्रेस को मैंने यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन लिख दिया है। यस सर। तो इस तरीके से भैया थोड़ा बहुत डी फॉर्म मतलब फॉर्मूले को अलग अलग वे में रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। डन सर। डन। चलो, बस एक लास्ट पॉइजंस रेशियो है, सारे फॉर्मूले खत्म। भाई पॉइजंस रेशियो क्या कहता है, जिसको जनरली डिनोट किया जाता है सिग्मा से। यार बिल्कुल हीट चैप्टर जैसी बातें हैं, कि अगर ये मैंने एक रॉड ली है, वायर ली है, और मैं इसको स्ट्रेच कर रहा हूं, मैं इसको स्ट्रेच कर रहा हूं, तो क्या होगा, इसकी लेंथ इंक्रीज कर जाएगी, लेकिन एट द सेम टाइम इसका कुछ ना कुछ एरिया क्या कर जाएगा, डिक्रीज ठीक है। कर जाएगा। तो जब भी हम किसी वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं और उसकी थिकनेस कंसीडर कर रहे हैं, देखो अभी तक क्या हो रहा था, हम जितने भी ये केसेस कर रहे हैं ना, इसमें हम अभी तक थिकनेस कंसीडर नहीं कर रहे थे। लेकिन अगर मैं थिकनेस कंसीडर करूं, तो इस केस में हमारे पास दो स्ट्रेन आएंगे। एक आएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, मतलब लेंथ में चेंजेस, और एक आएगा हमारे पास लैटरल स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन का मतलब क्या होगा, कि भैया थिकनेस के अंदर चेंजेस, एरिया के अंदर चेंजेस। क्या यहां तक की बातें समझ में आ रही हैं आपको? यस यस सर। सर। तो ये वाला जो चेंज आया है ये लैटरल स्ट्रेन होगा, और जो ये वाला चेंज आया है ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा। तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो लूं, लैटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो डेल्टा डी बाई डी, डेल्टा एल बाय एल, इन दोनों का रेशियो हमारा कहलाएगा पॉइजंस रेशियो। लेकिन हमारा क्या हो रहा है, लेंथ इंक्रीज कर रही है, तो जो लैटरल स्ट्रेन वो क्या कर रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है, थिकनेस डिक्रीज कर रही है। तो इसलिए हम पॉइजंस रेशियो में नेगेटिव साइन लगाते हैं। नेगेटिव साइन बस क्या इंडिकेट कर रहा है, कि एज लेंथ इंक्रीजेस लैटरल स्ट्रेन डिक्रीजेस, और अगर लेंथ डिक्रीज करेगी तो लैटरल स्ट्रेन इंक्रीज करेगा, मतलब दोनों एक दूसरे के इनवर्सली वेरी कर रहे हैं, इसलिए ये नेगेटिव साइन लग रहा है। तो भैया मैंने डन। सारे फॉर्मूले बता दिए, एक बार गो थ्रू कर लो, किसी भी कॉन्सेप्ट में किसी भी चीज में कोई डाउट ना हो तो फिर आप क्वेश्चंस पे आते हैं। डन सर। डन। चलो, तो भैया सबसे पहला क्वेश्चन ही ट्राई कर लो, स्टार्ट करते हैं भैया क्वेश्चंस पे। 2013 क्वेश्चन सबसे ज्यादा वही जो मैंने भी बोला था वही आया है सेम, कि यार हमने सेम एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया है, हमें बताना है लार्जेस्ट एक्सटेंशन किसमें होगा, सबसे ज्यादा एक्सटेंशन स्ट्रेन किसमें आएगा। पहला ऑप्शन गिवन है कि भैया एक वायर है जिसकी लेंथ है 50 सेंटीमीटर और डायामीटर है 0.5 mm। दूसरा है हमारे पास लेंथ है 100 सेंटीमीटर और डायामीटर है हमारे पास 1 mm। थर्ड ऑप्शन, लेंथ है हमारे पास 200 सेंटीमीटर और डायामीटर हमें गिवन है 2 mm। और लास्ट की लेंथ गिवन है 300 सेंटीमीटर और डायामीटर गिवन है 3 mm। सबका मटेरियल सेम है, सेम मटेरियल सेम फोर्स। आपको बताना है लार्जेस्ट एक्सटेंशन किसमें होगा। चलो भैया ट्राई करो।
गुड ध्रुव। ठीक है तन्वी। यार मैंने आपको बता ही दिया था, लार्जेस्ट एक्सटेंशन मतलब इट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बाय एरिया। थिकनेस कंसीडर की गई है तो सिर्फ लेंथ को कंसीडर मत करना, एरिया को भी कंसीडर करना। यस काफी सर। लोगों ने क्या किया है, सिर्फ लेंथ को कंसीडर कर लिया है। भैया इधर हमने डायमीटर भी देखा हुआ है, तो हमें दोनों चीजें साथ में कंसीडर करनी पड़ेगी। तो सब कुछ यूनिट्स एमएम में ही है, इधर सब कुछ सेंटीमीटर में ही है। तो किसी को कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज वैल्यू को डिवाइड करो। जैसे मैं सबसे पहली वाली वैल्यू को डिवाइड कर रहा हूं, तो 50 डिवाइडेड बाय 0.5, ये वैल्यू कितनी आएगी? 100। 100। सेकंड वाले को करो, ये वैल्यू कितनी आएगी? ये वैल्यू भी 100 आएगी। थर्ड सर, वाले को डिवाइड करो, ये वैल्यू कितनी आएगी? सर लेकिन डायमीटर है तो फिर डी स्क्वायर करेंगे क्योंकि एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर हाँ देंगे ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। स्क्वायर भी तो है। करेक्ट 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 करेक्ट। माय मिस्टेक। तो यार हमारे पास क्या हो जाएगा? लेंथ डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर बाय 4। तो मतलब बेसिकली मेरे को बस 50 बाय डी स्क्वायर देखना है, क्योंकि बाकी सब में पाई बाय 4 तो सेम ही आएगा। हाँ अब ठीक है। तो भाई 50 बाय 0.5 का स्क्वायर कितना हो गया? सर 200 आएगा। 0.25। भैया चेक कर लेना किसका आंसर ज्यादा आ रहा है। सर सिमिलरली। टू हाँ बोले। हंड्रेड आएगा। सर 200 आएगा फर्स्ट का। और फर्स्ट का सेकंड। 200 आएगा। बिल्कुल यस सर। सही। सेकंड वाले का चेक करो। सेकंड सर वाले का तो 100। 100 ही आएगा। यस सर। थर्ड वाले का सर 50। 50। वेरी गुड। और लास्ट वाले का? सर इसका पॉइंट में आएगा 33.3। तो मतलब 300 बाय समथिंग 9। तो सर 300 बाय 9 33.3 आएगा। कितना आएगा? 33.3 आएगा। चलो डन। तो यार आप देखो सबसे ज्यादा रेशियो किसका आ रहा है? सबसे ज्यादा रेशियो ए का आ रहा है, तो करेक्ट आंसर इज ए। डी नहीं है, ये चीज याद रखना। सिर्फ लेंथ कंसीडर मत करना भैया, डायमीटर भी कंसीडर करना है। ये क्वेश्चन क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊं। यस सर। चलो डन। एक मिनट रुको, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकंड रुकना प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया? चलो डन। यार हमें दो ग्राफ्स गिवन है बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। देखो डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, जो मैं तुम्हें बताया भी था कि हमारे पास दो ग्राफ गिवन है बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। एक सेकंड प्लीज। एक मिनट रुकना प्लीज। चलो लेट्स। दो ग्राफ गिवन है बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। भैया ग्राफ चेक करो। ये ग्राफ हमें गिवन है मटेरियल ए के लिए, कुछ इस तरीके का ग्राफ है। वेरएस ये वाला ग्राफ हमें गिवन है फॉर मटेरियल बी। बस। क्या क्या बताना है? फर्स्ट पार्ट, यार आपको बताना है इन दोनों में से किसका यंग मॉडुलस बड़ा है, विच इज हैविंग अ ग्रेटर यंग मॉडुलस। सेकेंड पार्ट, आपको बताना है कि इनमें से ज्यादा डक्टाइल कौन है। थर्ड पार्ट, ज्यादा ब्रिटल कौन है। और लास्ट पार्ट, कि भैया ज्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल कौन सा है। चलो। सर ए का यंग्स मॉडुलस ज्यादा तो देन बी। यार बिल्कुल सही। हम चेक करेंगे स्लोप किसका ज्यादा है। स्लोप ए का ज्यादा है बी से, तो डेफिनेटली यंग मॉडुलस किसका ज्यादा होगा? ए का ज्यादा होगा बी से। फर्स्ट पार्ट क्लियर है, डन। सेकंड पार्ट, कौन सा ज्यादा डक्टाइल है? सर ए। डक्टाइल का मतलब क्या होता है?
सर कि उसको वायर में कर सकते हैं हम कन्वर्ट। बिल्कुल, डक्टाइल का मतलब किसको वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। वायर में कन्वर्ट करने का मतलब है किसने ज्यादा स्ट्रेन बेयर किया होगा, किसमें ज्यादा स्ट्रेन आया होगा। तो यार ज्यादा स्ट्रेन किसमें आया हुआ है, साफ दिख रहा है ए के अंदर ज्यादा स्ट्रेन है, बी के अंदर तो ज्यादा स्ट्रेन कर ही नहीं पाया, वो यहीं पे ब्रेक हो गया है। तो ज्यादा डक्टाइल कौन होगा, ए होगा। वेरस कौन जल्दी ब्रेक कर गया वो ज्यादा ब्रिटल होगा, तो सर ज्यादा बी। ब्रिटल कौन है, बी। बी। ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा, जिसका ए। यंग मॉडुलस ज्यादा होता है, तो दैट इज ए। चेक कर लो भैया, ये क्वेश्चन सबको क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊं। यस सर। चलो डन। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन हल्का सा डिफिकल्ट लगेगा आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चेक करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये हमारे पास एक रॉड गिवन है, इस रॉड पे हमने फोर्स लगाया हुआ है कुछ ना कुछ, डिफॉर्मिंग फोर्स एफ, इधर फोर्स एफ और इधर फोर्स एफ। ये इसकी एक्सियल लाइन है। मैंने क्या किया, मैंने एक क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया का एरिया वेक्टर, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है सपोज एक्स वाई, इसका जो एरिया वेक्टर है वो भैया कितना एंगल बना रहा है एक्सिस से, वो एक्सिस से एंगल बना रहा है थीटा। चेक कर लो पहले, यहां तक का क्वेश्चन क्लियर है। यस सर। डन। इसका जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है, क्रॉस सेक्शन एरिया हमें गिवन है दैट इज ए। चेक करो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। फर्स्ट पार्ट, भैया कैलकुलेट द टेंसाइल स्ट्रेस एक्टिंग ऑन दिस रॉड, टेंसाइल स्ट्रेस बताना है। सेकेंड पार्ट, मेरे को शेयरिंग स्ट्रेस बताना है, शेयरिंग स्ट्रेस। भैया इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना प्लीज। थर्ड, आपको बताना है कि ये एंगल कितना होना चाहिए, एंगल फॉर विच टेंसाइल स्ट्रेस मैक्सिमम आ जाए, टेंसाइल स्ट्रेस मैक्सिमम आ जाए। और लास्ट पार्ट, एंगल बताना है फॉर विच शेयरिंग स्ट्रेस मैक्सिमम आ जाए। सर फोर्स दोनों साइड की अप्लाई हमने खुद एक्सटर्नल। हाँ, दोनों साइड हमने फोर्स अप्लाई किया है, एक्सटर्नल फोर्स, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी भी। अगर मैं आपसे पूछूं स्ट्रेस के लिए कौन सा फोर्स लोगे, तो अभी भी एफ ही आंसर होगा, 2F नहीं होगा। यार आप एक कंप्लीट करो, 1 मिनट, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया है, आप इसको इतने कंप्लीट करो। ये क्यों बंद हो गया। डन। तो यार मैं क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ, चेक करना, ठीक है, साथ में सॉल्व करें। यस सर। चलो डन। इधर देखो यार, मेरे को सबसे पहले तो ये वाला एरिया पता है, ये वायर का ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया ये कितना है, ए। लेकिन मेरे को किसका एरिया निकालना है, मेरे को इस वाले का एरिया निकालना है जो मैंने क्रॉस सेक्शन कंसीडर किया है एक्स वाई। क्या इसका एरिया भी ए होगा या इसका एरिया कम या ज्यादा होगा। भाई अगर स्ट्रेट लाइन का एरिया ए है तो डेफिनेटली इसका एरिया इस ए से कुछ ना कुछ अलग ही होगा ना। यस सब, सर। सबको ये बात समझ में आ रही है। सिमिलरली याद रखना, जो ये वाला एंगल है थीटा, तो इधर ये वाला एंगल भी थीटा होगा। क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा आप ये एंगल चेंज कराओगे, मतलब ये वाला एक्स वाई उतना ही ज्यादा इंक्लाइंड होता जाएगा, तो मतलब यहाँ पे भी एंगल उतना ही ज्यादा वेरी होते जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है या रिपीट करनी है। सही बात। डन सर। डन, चलो बढ़िया। तो यार अगर आप देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन सकता है। मेरे को यहाँ की वैल्यू पता है कि भैया ये वैल्यू ए है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करो और मेरे को इस वाले की वैल्यू बताओ, क्योंकि मेरे को एक्स वाई का एरिया चाहिए था। तो चेक करके बताओ एक्स वाई का एरिया कितना आएगा। तो भैया हमें पता है एंगल के लिए ये ए बेस है बाई। और ये हाइपोटेन्यूज है। बेस और हाइपोटेन्यूज कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आते हैं, सर कॉस। कॉस में। तो कॉस थीटा इज बेस, बेस की वैल्यू कितनी है इधर, ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। मेरे को हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है, तो ये कितना आ गया,
ए by बाय cos theta. कॉस थीटा, मतलब इसको लिख दो आप ए सीकेंट थीटा। पहले यहां तक चेक करो, यहां तक का स्टेप क्लियर है आपको? Yes, sir. भैया सबको क्लियर है यहां तक के स्टेप्स? Yes, sir. डन। अब एक चीज ध्यान दो, ये वाला एरिया तो आ गया मेरे पास, ये वाला एरिया है ए सीकेंट थीटा, लेकिन फोर्स, टेंसाइल के लिए फोर्स परपेंडिकुलर लगना चाहिए या टेंजेंशियल लगना चाहिए? Perpendicular. तो यार क्या करो, इस फोर्स को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दो। इस फोर्स को मैंने दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, तो एक फोर्स आएगा मेरे पास परपेंडिकुलर फोर्स, और एक फोर्स आएगा टेंजेंशियल फोर्स। एंगल इधर बन रहा था थीटा, तो ये वाला फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स कितना हो जाएगा? एफ कॉस थीटा। और टेंजेंशियल फोर्स क्या हो जाएगा मेरे पास? एफ साइन थीटा। तो अब सॉल्विंग पार्ट शुरू कर देते हैं। हमारा जो सॉल्व करना था वो हो गया। भैया मेरे को कैलकुलेट करना था टेंसाइल स्ट्रेस, तो हमारे पास होना चाहिए परपेंडिकुलर फोर्स। परपेंडिकुलर फोर्स है एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया कितना है? ए सेकेंड थीटा। इसको सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? एफ बाय ए कॉस स्क्वायर थीटा, फर्स्ट पार्ट का आंसर। सिमिलरली सेकेंड पार्ट के लिए जब मेरे को शेयरिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, तो ऊपर बस एफ कॉस थीटा की जगह क्या लेना है मेरे को? F sin theta. एफ साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए सीकेंट थीटा। तो हमारे पास फिर क्या आंसर आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा एफ बाय ए इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चेक करो पहले दो पार्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं या कुछ रिपीट करना है? So clear है. क्लियर है, डन। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि टेंसाइल स्ट्रेस के लिए फोर्स परपेंडिकुलर होना चाहिए और शेयरिंग के लिए फोर्स टेंशियल होना चाहिए। बस इस इंफॉर्मेशन को चेक करने के लिए क्वेश्चन था। अब थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। भैया मेरे को बताओ कौन सा एंगल रखूं जिससे टेंसाइल स्ट्रेस मैक्सिमम हो जाए? कॉस की वैल्यू कौन से एंगल पे मैक्सिमम होती है? So 0. वेरी गुड। तो मतलब हमारा एंगल 0 डिग्री पे टेंसाइल स्ट्रेस मैक्सिमम आएगा। थर्ड पार्ट भी खत्म। दिक्कत आएगी बस अब फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट में दिक्कत क्यों आएगी? क्वेश्चन ने पूछा है कौन सा एंगल लूं जिससे शेयरिंग स्ट्रेस मैक्सिमम आ जाए, लेकिन यार दिक्कत यह है कि शेयरिंग स्ट्रेस तो हमारा दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे डिपेंड कर रहा है, साइन थीटा पे भी और कॉस थीटा पे भी। तो कौन सा एंगल लूं जिससे वैल्यू मैक्सिमम आ जाए? अगर मैं 0 डिग्री लेता हूं तो भैया साइन 0 बन जाता है, कॉस मैक्सिमम बन जाता है। 90 डिग्री लेता हूं तो फिर साइन मैक्सिमम बन जाता है लेकिन कॉस 0 बन जाता है। तो ध्रुव बिल्कुल आंसर सही है, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे? याद रखना, इसको 2 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से ही क्या कर देंगे? डिवाइड। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की आइडेंटिटी क्या हो जाती है ये? 2 भैया cos. याद है ये प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा होगा। Yes, sir. यहां लिख देता हूं, साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी लगाई है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब मतलब मेरा जो ये है वो सिर्फ साइन 2 थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो साइन 2 थीटा मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी 90 डिग्री पे, मतलब 2 थीटा की वैल्यू 90, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 45 डिग्री। ये हमारा एक क्वेश्चन खत्म। चलो भैया चेक करते जाओ, कोई दिक्कत हो तो पूछते जाओ। So इस क्वेश्चन की फर्स्ट स्लाइड दिखाना. फर्स्ट स्लाइड ये लो। Done, sir. ओके डन। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन अभी रिसेंटली आया, रिसेंटली तो नहीं कह सकते, मतलब 4 साल हो गए हैं। आ जाओ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। 2018 क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यार हमारे पास दो वायर्स हैं, वायर 1 एंड वायर 2। भैया दो वायर्स हैं, दोनों वायर का मटेरियल सेम है। मटेरियल सेम है तो डायरेक्टली कह दूं दोनों का यंग मॉडुलस सेम है। Yes, sir. डन। दोनों का वॉल्यूम भी सेम है, वॉल्यूम सेम, वॉल्यूम सेम। लेकिन हो क्या रहा है, फर्स्ट वाली वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, तो दूसरी वाली का क्रॉस सेक्शन एरिया 3a है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमने दोनों वायर्स पे सेम फोर्स लगाया, हमने दोनों वायर पे सेम फोर्स लगाया, तो फर्स्ट वाली वायर एक्सटेंड हुई है डेल्टा एल से। आई रिपीट,
फर्स्ट वाली वायर कितना स्ट्रेच हुई है, डेल्टा एल। तो आपको बताना है मैंने शायद से उल्टा लिख दिया, एक मिनट प्लीज, मेरे को क्वेश्चन रीड आउट करने दो। टू वायर्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल एंड हैव सेम वॉल्यूम। द फर्स्ट वायर हैज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड द सेकंड वायर हैज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया 3a. If the length of the first wire is increased by delta L on applying a force F, then how much force is required to stretch the second wire by same amount? भाई गलती हो गई है, चेक कर लो। इधर स्ट्रेच हुआ है डेल्टा एल, इधर भी स्ट्रेच हुआ है डेल्टा एल, लेकिन इधर डेल्टा एल कब स्ट्रेच हुआ, जब मैंने फोर्स कितना लगाया, एफ। तो आपको बताना है सेकंड वायर पे कितना फोर्स लगाऊं जिससे इसमें भी डेल्टा एल ही स्ट्रेच हो। ऑप्शंस हैं आपके पास। फर्स्ट ऑप्शन 4 टाइम्स, सेकंड ऑप्शन 6 टाइम्स, थर्ड ऑप्शन भैया 9 टाइम्स, और लास्ट ऑप्शन कि भैया सेम। चलो चेक करो, ट्राई टू सॉल्व इट। सर सी ऑप्शन 9 टाइम्स। बिल्कुल सही, वेरी गुड तनवीर। यार बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन में कहा है डेल्टा एल। डेल्टा एल का फॉर्मूला बताओ क्या होगा डेल्टा एल का। या अगर सबसे पहले मैं आपके लिए यंग मॉडुलस का फॉर्मूला लिखूं तो आपको पता है एफ एल डिवाइडेड बाय ए डेल्टा एल था। तो डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ एल डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलस इनटू एरिया। बस दोनों को इक्वेट कर दो, इधर लिख दो F1 L1, यंग मॉडुलस 1 एरिया 1। तो इधर क्या हो जाएगा वो F2 L2 डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलस 2 एरिया 2। चेक करो पहले तो कौन कौन से टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं। भैया यंग मॉडुलस कैंसिल हो जाएगा। यस सर। अब इन दोनों को इक्वेट करके बस भैया हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, F2 की वैल्यू निकालनी है। तो F1 को रखो F1 ही, F ही। लेंथ वन कितनी ले लू मैं, L ले लेता हूं, डिवाइडेड बाय एरिया कितना गिवन था, A। मेरे को निकालना है F2। भैया इसकी लेंथ कितनी होगी, अगर इन दोनों का वॉल्यूम सेम है और एरिया अलग अलग है तो भाई डेफिनेटली इसकी लेंथ क्या होगी, L/3 होगी। यस सर। क्या सबको ये चीज समझ में आ रही है। भैया A1 L1 इज इक्वल्स टू A2 L2, वॉल्यूम कांस्टेंट है, एरिया LA है, इसकी लेंथ L अज्यूम की है, एरिया 3A है, तो L2 की लेंथ निकल जाएगी, नहीं निकलेगी, L2 की लेंथ कितनी आएगी, L/3। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है L/3 इंटू एरिया, एरिया कितना था 3A। फिर से चेक करो क्या क्या कट गया, A L कट गया, तो हमें साफ दिख रहा है F2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 9F आ रही है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चंस में से आता है भैया, चेक कर लो, जनरली इस टाइप के ही क्वेश्चंस आते हैं रेशियो फाइंड करने वाले। तो चेक करो ये क्वेश्चन क्लियर है। यस सर। चलो गुड, कंप्लीट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। डन सर। डन, चलो एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने दो, कहाँ गया, ये सब तो आपका हो ही जाएगा। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, चेक करना क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक कॉपर रॉड है, लेंथ L, रेडियस R, और इसको हमने सस्पेंड कर दिया है किसी एक सीलिंग से। ये एक कॉपर रॉड है, इसकी लेंथ L है और इसका रेडियस R है, इसको हमने सस्पेंड कर दिया है सीलिंग से। लेंथ L, रेडियस R।
क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसके खुद की वेट की वजह से, भैया खुद सोचो, इसके वेट की वजह से नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, और अगर इसकी वेट की वजह से नीचे की तरफ फोर्स लगेगा तो ये रॉड क्या कर जाएगी, ये वायर क्या कर जाएगी, ये अपने खुद के वेट की वजह से स्ट्रेच कर जाएगी। हमेशा ये चीज एप्लीकेबल होती है, याद रखना। अगर आप किसी भी चीज को सस्पेंड करके रख रहे हो और वो भारी चीज है, तो खुद के वेट की वजह से वो चीज हमेशा क्या होने लग जाएगी, एक्सपैंड होने लग जाएगी। क्वेश्चन में कहा हुआ है कि भैया ये इलोंगेट कर रही है ड्यू टू इट्स ओन वेट, इलोंगेट ड्यू टू इट्स ओन वेट। हमें और क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है भैया, इसका यंग मॉडुलस गिवन है रो वाई, और इसकी डेंसिटी हमें गिवन है, डेंसिटी इज रो। भैया हमें क्या बताना है, व्हाट विल बी द इलोंगेशन, मेरे को इलोंगेशन बताना है, मतलब डेल्टा एल बताना है। चेक करो कौन सा ऑप्शन मैच करता है। रो स्क्वेयर जी एल स्क्वेयर बाय 2y, सेकेंड ऑप्शन रो जी एल स्क्वेयर बाय 2y, थर्ड ऑप्शन सब कुछ का स्क्वायर, रो स्क्वायर जी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय 2y, और लास्ट ऑप्शन रो जी एल बाय 2y। पहले अच्छे से चेक कर लो क्वेश्चन आपको क्लियर है या नहीं। सर रो का यूज नहीं लग रहा है, पता कहाँ करना है। बाकी अगर ऐसे निकालें डेल्टा एल से सिंपल, तो हमारा आंसर एफ एल बाई 2 ए बता देता हूँ रो रो। का यूज कहाँ आएगा, रो का यूज कहाँ आएगा। रो डेंसिटी है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। रॉड का मास गिवन नहीं है और वेट की वजह से मैं निकालना चाह रहा हूं, तो वेट का मतलब mg होता है। मास को कैसे कन्वर्ट करूंगा मैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा एरिया इंटू लेंथ, लेंथ गिवन है, एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे, रेडियस की हेल्प से। तन्वी क्या पूरा क्लियर हुआ या फिर से रिपीट करूं, जल्दी जल्दी बोल दिया मैंने। ये सर पता नहीं लगा कुछ। ठीक है, देखो तन्वी, हमें क्या बोला हुआ है कि ये जो रॉड इलोंगेट कर रही है, स्ट्रेच कर रही है, किसकी वजह से कर रही है, वेट की वजह से। तो मतलब जब मैं यंग मॉडुलस में फोर्स लूंगा, तो फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल, तो उसमें मेरे को फोर्स की जगह क्या लिखना पड़ेगा, वेट लिखना पड़ेगा। लेकिन वेट के लिए क्या चाहिए, मास इंटू ग्रेविटी चाहिए, लेकिन मास तो गिवन नहीं है, तो मास की जगह मैं क्या लिखूंगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू ग्रेविटी। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। क्वेश्चन में लेंथ गिवन है, एरिया गिवन नहीं है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। अब यूज समझ में आ गया। यस सर। चलो डन, अब ट्राई करो। सर ऑप्शंस दिखाना। हाँ ये लो ऑप्शंस चेक करो भाई। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज सब लोग जरूर ट्राई करना सॉल्व करने की। सर डी। डी, यस सर। चलो लेट्स सी। डी काफी या हद, बी में से। वेरी गुड, काफी हद तक सही आया है, आओ चेक करते हैं। भाई सबसे पहले तो आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, जो मेरे ख्याल से आपको पता होना चाहिए। अगर मैं कह रहा हूं कि ये रॉड है, इसको मैंने सस्पेंड किया हुआ है और ये स्ट्रेच कर रही है, तो भाई मेरे को बताओ स्ट्रेच, इस सपोज रॉड को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, मेरे को बताओ स्ट्रेच कौन सा पार्ट करेगा, ऊपर वाला पार्ट या नीचे वाला पार्ट। सर नीचे वाला पार्ट करेगा ड्यू टू सेंटर ऑफ मास। तो ड्यू टू सेंटर ऑफ मास ऊपर वाला पार्ट करेगा, क्यों, क्योंकि भैया ऑब्जेक्ट का वेट कहां से लगना शुरू होगा, सेंटर से लगना शुरू होगा। तो भैया मतलब मैं ऊपर वाली चीजों को एक तरीके से पुल कर रहा हूं। क्या यहां तक की बात समझ में आई है। यस सर। तो अगर स्ट्रेचिंग की बात करूंगा तो स्ट्रेचिंग किस में होगी, स्ट्रेचिंग मेनली ऊपर वाले पार्ट में होगी, क्योंकि ऊपर वाले पार्ट पे ही तो वेट लग रहा है बेसिकली, एक तरीके से देखा जाए तो सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से। यस सर। तो बस यही चीज को अब ध्यान देना, मैं फॉर्मूला लिखते जा रहा हूं, यंग मॉडुलस इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया इनटू चेंज इन लेंथ। तो मैं लिखूंगा यंग मॉडुलस इज इक्वल्स टू फोर्स,
अभी मैंने बताया फोर्स की जगह हमें क्या लिखना है, वेट। और वेट का फॉर्मूला है ना, अभी नीचे वाला मत लिखो, ऊपर वाला लिखो, ये लिखो वेट का फॉर्मूला। तो बताओ वेट का फॉर्मूला क्या लिखूं मैं, क्या ये लिख सकता हूं, रो इंटू ए इंटू लेंथ, भैया चेक करते जाओ, इंटू ग्रेविटी। यस सर। लेकिन ये जो लेंथ होगी, हमारा वेट क्या पूरी लेंथ से लग रहा है या L/2 से लग रहा है? L/2। तो यहाँ पे भैया लेंथ की जगह L/2 लिखोगे, ऊपर से फिर एक L और आना चाहिए ऊपर, तो एक L और लिख दो यहाँ पे। अब चेक करो, अब कोई डाउट है? अभी मैंने सिर्फ न्यूमरेटर न्यूमरेटर लिखा है। नो सर। इंटू एरिया इंटू डेल्टा एल, और मेरे को डेल्टा एल कैलकुलेट करना है। पहले तो चेक करो क्या क्या कैंसिल आउट हो गया। भैया सिर्फ एरिया एरिया कैंसिल आउट हुआ है, मेरे को डेल्टा एल निकालना था। तो डेल्टा एल दिख रहा है रो जी एल स्क्वेयर बाय कितना आ रहा है, 2y आ रहा है। वाई। बस क्वेश्चन खत्म भी हो चुका। कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, रो जी बी। एल बाय 2y, रो जी एल स्क्वेयर बाय 2y, दैट इज ऑप्शन बी। एक बार डन सारे सर। स्टेप सही से चेक कर लो, कोई डाउट है तो पूछो। सर अगर मतलब इसकी जगह ऐसा बोला होता कि अगर मास सस्पेंड किया नीचे तो फिर हमने पूरी लेंथ लेनी थी ना। हाँ, मास अगर सस्पेंड किया होता तो फिर वो पॉइंट मास हो जाता ना, फिर वो कंटिन्यूअस मास नहीं होता। मैंने आपको रोटेशन में यही तो समझाया, डिफरेंस है पॉइंट मास और कंटिन्यूअस मास में। जैसे फॉर एग्जांपल तन्वी, हमने एक क्वेश्चन किया है कि सपोज ये एक मास है, मास m, और ये एक हाइट पे प्लेस्ड है। तो मेरे को बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैं कितनी लूंगा, क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh लूंगा या mgh/2 लूंगा? सर MgH। वेरी गुड। तो इधर एक पॉइंट मास बिल्कुल एक हाइट पे प्लेस्ड है, हर जगह प्लेस नहीं है, तो इस केस में mgh ही आएगा। लेकिन अगर मैं कहूं एक रॉड है जिसका टोटल मास m है और इसकी हाइट h है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो ये कंटिन्यूअस मास सिस्टम है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी h/2 होगी, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे आएगा, लेंथ L/2 पे आएगा। तो यही सेम चीज इधर भी है। अगर ये एक रॉड है पूरी की पूरी, तो L/2 लिखूंगा। और जैसे आपने कहा कि अगर एक स्ट्रिंग होती और सिर्फ मास यहाँ पे सस्पेंडेड होता, हाँ, तो फिर तो भैया मास हर जगह प्रेजेंट थोड़ी है, एक पर्टिकुलर उस पे ही है ना, तो इस केस में फिर mgl लिखा जाता। सर और अगर रॉड भी होती और उसके नीचे मास भी होता तो। नहीं, फिर तो आप रॉड का ही कंसिडर करोगे, फिर तो उस केस में दो ऐड हो जाएंगे, एक तो रॉड का mgl/2 प्लस फिर एक मास ऑफ द पार्टिकल, दोनों चीजें ऐड हो जाती फिर तो उसमें। डन सर। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन आएगा नहीं ऐसा, तो टेंशन मत लो, या तो ये क्वेश्चन आएगा या तो ये क्वेश्चन आएगा। ज्यादा चांसेस किसके ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा होता है, रॉड वाले का। बाकी एक मैं आपको ये पेंडुलम वाला भी करवा देता हूँ। डन सर। डन, चलो। तो एक और क्वेश्चन लो, लास्ट क्वेश्चन ही करते हैं इस पे। और ये जैसे आपने डिस्कस किया, एक पेंडुलम वाला क्वेश्चन करते हैं, चलो। भाई कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है, तो क्या करना, थोड़ा सा अप्रोक्स वैल्यू ले लेना या फाइनल स्टेप तक आंसर छोड़ देना। क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, क्वेश्चन की भावना समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि ये हमारे पास एक स्टोन है जिसको मैंने स्प्रिंग से बांध दिया है, स्टोन जिसको मैंने स्प्रिंग से बांध दिया। इस स्टोन का मास हमें गिवन है, दैट इज 0.5 kg। यार प्लीज एक मिनट रुकना, एक मिनट प्लीज, एक अर्जेंट कुछ हो गया, एक मिनट। तो यार स्टोन का मास गिवन है 0.5 kg, और इस वायर की लेंथ गिवन है हमें, वायर की लेंथ है दैट इज 0.8 मीटर लॉन्ग, और इसका हमें डायमीटर भी गिवन है दैट इज 0.7 mm। डन। क्वेश्चन कह रहा है कि यार इसको है ना, मैं इस तरीके से कोनिकल पेंडुलम में घुमा रहा हूं। क्या आपको ये चीज इमेजिन हो रही है, कोनिकल पेंडुलम?
यस सर। इस तरीके से हम इसको घुमा रहे हैं। तो यार ये जब हम इसको इस तरीके से घुमा रहे हैं तो ये कुछ ना कुछ एक सर्कल बनाने लग जाएगा, हॉरिजॉन्टल सर्कल। इस तरीके से सिचुएशन चल रही है, हॉरिजॉन्टल सर्कल बनाने लग गया। कितना एंगल बना रहा है ये हॉरिजॉन्टल सर्कल से? भैया ये एंगल थीटा गिवन है, थीटा इज इक्वल्स टू 85 डिग्री। अब आप बोलोगे सर 85 डिग्री के लिए वैल्यू नहीं पता, तो क्वेश्चन ने पहले से ही सारी चीजें आपके लिए कर दी है भैया। 0.99, और अगर आपको cos 85 चाहिए हो तो भैया 0.087। ये सारी वैल्यूज हमें क्वेश्चन में दे दी गई है। क्या कैलकुलेट करना है? फाइंड द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द वायर। फाइंड द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द वायर। पहले अच्छे से चेक करो आपको क्वेश्चन क्लियर है या क्वेश्चन क्लियर नहीं है। सर क्लियर है। क्लियर है ना? डन। कि यार जब भी आप किसी एक रस्सी से, एक रोप से स्ट्रोन को ऐसे घुमाओगे तो ड्यूरिंग द रोटेशन कुछ ना कुछ सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्या होगा, ये स्ट्रिंग स्ट्रेच होगी। तो मेरे को यही बताना है ये स्ट्रिंग कितनी ज्यादा स्ट्रेच होगी, इलोंगेशन बताना है स्ट्रिंग के अंदर। सर यंग्स मॉडुलस नहीं है क्वेश्चन। ओ यस, यंग मॉडुलस गिवन है एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम वायर थी ये। यंग मॉडुलस इज 7 × 10⁻⁻. तो ऑलमोस्ट सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। आप कैलकुलेट मत करना, आप बस स्टेप्स लिख के चेक कर लो। बाकी अगर कैलकुलेशन सिंपल होती है तो कैलकुलेट भी करके आंसर दे दो। तो आओ स्टेप्स देखते हैं। मेरे को बताओ इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे और कहाँ कहाँ लग रहे होंगे। स्ट्रिंग में सबसे पहले ऊपर क्या लगेगा? टेंशन। नीचे इधर वर्टिकल डाउनवर्ड्स क्या लगेगा? मास। वेट। मास, वेट। अब क्या करो यार, टेंशन फोर्स को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दो। टेंशन फोर्स को दो पार्ट्स में स्प्लिट किया तो ये वाला एंगल थीटा बन जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ये बन जाएगा टी कॉस थीटा और ये बन जाएगा टी साइन थीटा। टी साइन थीटा हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है? टी साइन थीटा भैया सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू mv² / r। और टी कॉस थीटा किसके बराबर होगा? mg। क्या मेरे को वेलोसिटी या सर्कल का रेडियस निकालना है क्या क्वेश्चन में? भैया नो सर। क्वेश्चन में क्या पूछा है? आपको स्ट्रेचिंग निकालनी है। मतलब आपको यंग मॉडुलस चाहिए, फोर्स चाहिए, एरिया चाहिए। तो यार आपको वेलोसिटी और रेडियस से कोई मतलब नहीं है, तो ये इक्वेशन का कोई यूज नहीं है। तो इस इक्वेशन को छोड़ दो, इस इक्वेशन को कोई यूज नहीं है। ये इक्वेशन कब यूज करता? जब क्वेश्चन में वेलोसिटी पूछी जाती है, सर्कल का रेडियस पूछे जाता। तो सेकंड इक्वेशन का यूज करो और मेरे को फोर्स की वैल्यू निकाल के दे दो। फोर्स कितना हो जाएगा? mg/cos θ। मास कितना गिवन था क्वेश्चन में? 0.5। 0.5। ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 या 10। और cos 85 की वैल्यू 0.087 जो आपको गिवन थी। भैया इसको कैलकुलेट कर लेना, स्टेप्स छोड़ दिया मैंने, इसको कैलकुलेट करके देख लेना। डन। यस सर। मैं बस अभी अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख रहा हूँ, राउंड ऑफ करके। अप्रोक्सीमेट वैल्यू 57 अप्रोक्स आएगी, 57 अप्रोक्स। अब डेल्टा एल चाहिए। तो डेल्टा एल का फॉर्मूला फोर्स इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया इंटू यंग मॉडुलस। फोर्स मिल गया 57, लेंथ आपको गिवन है 0.8 मीटर्स, एसआई यूनिट में ही गिवन है तो कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। डिवाइडेड बाय एरिया, भैया एरिया पाए d²। डी की वैल्यू 0.7 mm गिवन है, तो यार उसको कन्वर्ट कर लोगे ना 0.7 mm को? यस सर, मीटर्स में करना है सर। इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू यंग मॉडुलस 7 इंटू 10⁻10। जो भी आंसर आ जाए सॉल्व करके लिख देना। चेक करो अब कोई दिक्कत, कोई समस्या, इस टाइप का क्वेश्चन क्लियर है आपको? यस सर। डन। मैं वैल्यू लिख रहा हूं जो मेरे को गिवन है, अप्रोक्सीमेट 1.67 mm। आप प्लीज बाद में आंसर वेरीफाई करके चेक कर लेना कि आंसर अप्रोक्सीमेट इसके कुछ आ रहा है अराउंड या नहीं आ रहा। डन सर। डन। तो दैट्स इट भैया, दैट्स इट। सर कल के लिए कौन सा